Congress gets relief on the appeal after the IT DN on account. So the Congress said that bank account have been frozen by IT department over a discrepancy of the filing system, tax return to an 1819, assault on democracy. The important key highlight is IT80, Income Tax Appeal Tribunal. I think it is tribunal for the appeal from the IT, जो इनकम टैक्स बॉडीज है इंडिया में, अथॉरिटीज है, It उनके is, अगर for अपील करना the उनके the खिलाफ case तो is related to direct taxes acts. Direct taxes, क्योंकि इनकम टैक्स है तो डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट के अंडर ही है. So the स्टैट्यूटरी बॉडी. orders, orders which are passed by it, they are final. Appeal lies with High Court only if a substantial question of law arises for determination. अर्ज में ऐसे होता है. हम्म. इसका मतलब कि अगर इनकम टैक्स अथॉरिटीज कोई भी इलीगल टैक्स करते हैं या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन हाईलाइट योर ग्रीवांसेस, तो अपील कर सकते हो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर. And it was उसके started ऊपर in अपील तभी कर 1940. सकते हो व्हेन देयर इज सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑन द लॉ. प्रोसेस का हाँ. बात हो रहा है, ना है कि वो फैक्ट का बात हो रहा है. लॉ मतलब कि हाँ. लॉ में प्रॉब्लम है, इनकम टैक्स एक्ट में प्रॉब्लम है कुछ, तब अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में. So या it फिर started in 1941. 1941, मतलब pre-independence, with 6 members constituting 3 branches, one each at Delhi, Kolkata, and Bombay. So number of benches they have progressively increased, and presently it has 63 benches at 27 different stations, covering almost all the cities. ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट. तो इसको बोल सकते हैं कि क्वाजी फेडरल इंस्टीट्यूशन. हाँ, क्वाजी फेडरल होते हैं, ट्राइब्यूनल्स तो क्वाजी सब है. फेडरल, क्वाजी जुडिशियल. और सॉरी, हाँ, क्वाजी हाँ, जुडिशियल. जुडिशियल. फेडरल हम्म. दूसरा. तो ये जुडिशियल एक उनके पास अपील करने का पावर, ट्रिब्यूनल कर हाँ, सकते हैं. सिविल कोर्ट्स होते हैं. तो कितने टाइप के ट्रिब्यूनल होते हैं अगर वो बात की ट्रिब्यूनल चैप्टर में देखेंगे पॉलिटी में. तो ट्रिब्यूनल एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिब्यूनल भी हो सकता है आर्टिकल 2323 में, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल. उसके आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है. कुछ स्टैट्यूटरी होता है, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 एक्ट. फिर 8080 IRDAI, वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी का ट्रिब्यूनल नहीं है. और क्या ट्रिब्यूनल हो सकता है, स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड ट्रिब्यूनल हो सकता है. तो ये दो हो गया स्टैट्यूटरी, और दूसरा एग्जीक्यूटिव हो सकता है. हाँ, जीएसटी एपीलेट ट्रिब्यूनल है जो सभी हाँ, रिसेंटली बनाए जीएसटी. गए. जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल तो स्टैट्यूटरी अभी है ना. हाँ, स्टैट्यूटरी है. सिद्धरमैया टेबल्स वेलफेयर सेंटर बजट अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नाटक का मॉडल बात होता है, दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. लेकिन क्वेश्चन बस यहाँ उठता है जो मैं पूछना चाहिए कि जो पूरा टोटल बजट था जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वॉज 3 लाख करोड़, कैपिटल सिर्फ 55,000 करोड़. ये दिखा रहा है कि जो स्टेट्स का हाँ. क्या फिस्कल मिसमैनेजमेंट है. और जैसे केरला की बात कर रहे हम्म. हैं. हम्म. टोटल तो लाइबिलिटी बढ़ चुका है कर्नाटका का 6.65 लाख करोड़, 23% ऑफ जीडीपी, जीएसडीपी. कहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू वेलफेयर ऑफ द वीमेन एसएसजी, गिग वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, वेलफेयर प्रोग्राम के लिए 1,20,000 करोड़. तो एक एग्जांपल दे सकते हैं बजट, जब बात किया जाएगा कि इन द फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल प्रूडेंस, तो वहां बोल सकते हैं कि द स्टेट शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल प्रूडेंस. और ऐसा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक का बजट 3 लाख करोड़ ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 55,000 करोड़ ऑन एक्स कैपिटल. उसके इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो स्टेट को क्या क्या प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में फेस करने पड़ती लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उसका बॉन्ड रेटिंग कम हो सकता है. फिर वैसे ही सेंटर फिर से बोरिंग लिमिट सीलिंग होता है ना, बोरिंग लिमिट सीलिंग, वो कर हाँ, सकते हैं. आप लिमिट आप आर्टिकल टू एक समय नाइनटी के बाद आप बोरो नहीं कर सकते, तो उससे प्रॉब्लम होगा. दूसरा, तीसरा होगा कि रेटिंग सीलिंग. तीसरा होगा कि आपके पास लॉन्ग टर्म में द पीपल विल बी यूज टू सच पॉलिसी, तो बिहेवियर चेंज करना बहुत दिक्कत हो जाता है जब सब्सिडीज प्रीवी मिलना कल्चर है. बोल सकते हैं, वो भी प्रमोट हाँ. होगा, प्रीवी हाँ, कल्चर. प्री तो भी एक कल्चर तरीके से प्रमोट होगा. गवर्नमेंट का जो फिर डेट है वो कैपिटल भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज. नहीं होगा. हाँ.
बोलो। गवर्नमेंट का, हाँ, डेट भी है जो, वो भी इंक्रीज ही होता जाएगा हर साल, क्योंकि आपकी जो डिमांड ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड ऑन द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो डेट भी पाइल अप होता जाएगा, बट उसको रीपे करने के लिए मैक्सिमम पैसा आपका जा रहा है। तो एक वो इशू है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है ये, क्योंकि इनकम गवर्नमेंट की इंक्रीज नहीं हो रही, या तो वो स्टैग्नेंट है या वो मतलब इंक्रीज नहीं हो रही, ये बोल सकते हैं। एंड हम्म। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव देखे तो रेटिंग्स कम हो जाएंगी और उस सीलिंग लग जाएगी, वो आगे पैसे लेने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी। हम्म। हाँ, सीलिंग तभी लगती है जब स्टेट गवर्नमेंट को डेट, मतलब डेट दे ओ डेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट सीलिंग इम्पोज करते हैं कि आप इतने से ज्यादा, इस सीलिंग से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते हो अपना अमाउंट। क्या इसको ये हम इकोनॉमिक फ्रीडम के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं उसी, मतलब कि अगर इसका एक आधा बेनिफिट भी बताना हो हमें। बेनिफिट में बोल सकते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेलफेयरिज्म, तो ओके। प्रमोट आइडिया ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी अमंग सिटीजन, सो दैट जो गिनी कोफिशिएंट हो बढ़ जाए, नहीं घट जाए, ओके। जीरो हो जाए। घट जाएगा तो गिनी कोफिशिएंट। नीचे हो जाए तो ऑफ प्लस इक्वालिटी प्रमोट हो सोसाइटी के अंदर में, इसके लिए प्लस हो गया। लेकिन इक्वालिटी अभी प्रमोट करो तो आपका पैसा रहेगा, अगर वही नहीं रहेगा फिर तो लॉन्ग टर्म में दिक्कत हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो। थैंक यू। चाइनाज डिफेंस विलेजेस, डिफेंस विलेजेस, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कीवर्ड, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, 663 इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें आई वो ऑफ चीज जैसे पोस्ट। जो बॉर्डर विलेजेस रहते हैं या फिर बॉर्डर स्टेट्स रहते हैं, उनकी जो वाइब्रेंट विलेज तो हम लेके आ गए, लेकिन उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, क्योंकि उनको बॉर्डर विलेज के लिए, लगातार। हम्म। बॉर्डर विलेज के लिए, बॉर्डर विलेज से क्या है हाँ, पहला बॉर्डर कि आप विलेजेस। लोग को इंसेंटिव रहेंगे वहां पर रहिए, लोकल उनका जो भी हार्वेस्ट होगा वो ऐसा किया जाता है कि जो पोस्ट होता है ना फॉर द आर्मी, आर्मी पोस्ट, तो उनके लिए वो खाना बनाते हैं वहां पर, लोकल लोकल सप्लाई देते हैं, फूड पैकेट्स, राशन, सब वो अप्लाई कर वो देते हैं, ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और उनके बदले में उनको इंसेंटिव मिलता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनको पैसा मिलता है, तो उनका एडिशनल जॉब क्रिएशन होता है। प्लस जो आर्मी स्कूल होते हैं उसमें लोकल एरिया, जो लोकल जो विलेज होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, तो अच्छे स्कूल में हो जाता है उनका, उनको लगता है पढ़ के बच्चे नौकरी मिल सकता है इसलिए। तो देर इज अ इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफेंस फोर्सेस और जो बॉर्डर फोर्स, जो बॉर्डर में विलेजेस होते हैं, ताकि एक दूसरे को सेल्फ रिलायंस बना सके ना, क्योंकि इतने दूर होते हैं कि वहां से ट्रांसपोर्टेशन टूवर्ड्स मेन सिटी, मेन हिंटरलैंड बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जो भी चीज डिफेंस को जरूरत होता है वो चीज पूरा करते हैं वो लोग कभी भी। तो उनको ज्यादा पता होता और है लोकल टेरेन के बारे में, कि किस तरह में कहाँ नाली है, कहाँ पर एक तरह से रिवर क्रॉसिंग है, पूरा हर चीज पता होता है। तो जो शेरपा वर्ड यूज करते हैं ना, शेरपा, ओके। शेरपा, हाँ मतलब कि हिमालयन रीजन में, नेपाल में अगर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं तो शेरपा, दे यूज टू दे कैरी द प्रोडक्ट, और बाकी जब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के उनका जो भी होता है फॉर द जो माउंटेनियर जो चढ़ते हैं, तो शेरपा जैसे काम करते हैं आर्मी के लिए। तो- और उसके बदले में उनको नौकरी मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, और वो सिक्योर रहता है। और इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल पता है किसका है? आईडीएस ऑफिसर का। इंडियन इन आईडीएस जो सिविल सर्विस के एक उसमें भी पोस्ट है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, तो वो सिविलियन हेड होता है वैसे टाइप लोकेशन के। कमांडेंट होते हैं रेजिमेंटल हेड, आईडीएस ऑफिसर सिविलियन हेड होता है। उनका रोल रहता है कि देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी एंड द मिलिट्री विद रिगार्डिंग टू दैट रीजन, पर्टिकुलर रीजन मार्क किया रहता है, कैंटोनमेंट बोर्ड बाकी सगा उसको चलाते हैं। तो कैंटोनमेंट बोर्ड से भी इनका कनेक्शन रहता है, जो बॉर्डर विलेज। ओके। तो आईडीएस ऑफिसर भी सही है, वो भी आदमी 6th 7th में भरते हैं।
सिविल सर्विस का रैंकिंग में। Ahead of polls, FCA plans to deliver food grains in bag with PM's photo. ये आईडीएस की पोस्ट बॉर्डर विलेजेस पे, बट क्या जो स्टेट नहीं, बॉर्डर्स बॉर्डर रहते विलेज पे हैं सिर्फ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ओके कहीं पर भी कैंटोनमेंट बोर्ड होगा, ओके उसमें जो सिविलियन हेड होंगे, सिविलियन आईएएस होंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर में। अगर बोलेंगे, अगर एक लाइन में बोला जाए तो वो एक आईएएस अफसर है, ऑफिसर है इन द कैंटोनमेंट बोर्ड। उनका रोल सब सेम है, बस फर्क है कि जो आईएएस होते हैं वो काम करते हैं अपार्ट फ्रॉम कैंटोनमेंट डिफेंस एरिया। डिफेंस एरिया के अंदर में आईडीएस इज इक्विवेलेंट टू आईएएस। बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में बता रहे, रोल सब सेम ही रहता है उसके अलावा। और जो मिलिट्री हेड होते हैं वो लोकल डीआईजी होंगे, नहीं डीआईजी तो इसमें नहीं होता, ब्रिगेडियर होंगे, फिर कर्नल होंगे जो लोकल है। तो उन दोनों में कोऑपरेशन रहता है कि पानी सप्लाई पहुंचाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना है, स्कूल बनाना है, लोकल ट्राइबल को इंटीग्रेट करना है, सप्लाई नहीं है यहाँ पर, फूड सप्लाई नहीं है वो पहुंचाना है, लॉजिस्टिक नहीं है वो पहुंचाना है। तो अप्रूवल बाय कर्नल अप्रूवल लेते हैं आईडीएस ऑफिसर से। कहीं पे खर्च करना होता है कि यहाँ मेरे को ये बनाना है तो अप्रूवल लेना पड़ेगा आईडीएस ऑफिसर, ऐसे नहीं खर्च कर सकते। और तो उसके लिए बनाया था। तो आईडीएस सिविलियन हेड है फॉर जॉइंट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिविलियन ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। वहां से कमेंट करे इस पर, PMJKY फ्री फ्रूट के विद प्राइम मिनिस्टर्स फोटो अहेड ऑफ द पोल्स। वी कैन से कि अगेन कि इसको मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की तरह के मोटिव नहीं होना चाहिए। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जो स्कीम है बेनिफिशियरीज तक, तो जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे वो फोकस होना चाहिए। तो एक तरीके से ये बोल सकते कि इसमें वी आर इंटरमिक्सिंग पॉलिटिक्स। इसे बोल सकते हैं कि जो फोटो बहुत बड़ा है और पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना छोटा है फॉन्ट। जैसे एक मीम भी था कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, इसमें प्राइम मिनिस्टर फोटो बहुत बड़ा होता था, तो वैसे टाइप दिख रहा है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का एम्ब्लेम होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एम्ब्लेम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्ब्लेम, रादर देन की हाँ। फोटो प्राइम मिनिस्टर का। क्योंकि हो सकता है ना कि हर कोई वोट नहीं देते होंगे, हर कोई तो सबके लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेंज भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए। हम्म। क्लियर कट वी हैव डिस्कस्ड फंडिंग लिमिट, ये 1000 steps बैक, SC इलेक्टोरल बॉन्ड वर्सेस डीरेल रिफॉर्म। इसमें बात होता है SC ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड, इट इज कमेंडेबल। फैजल नहीं, हितेश जैन। लेकिन वो बोले कि क्या होना सुप्रीम कोर्ट में क्या चेंजेस होना चाहिए। तो पहले बात होता है NJAC का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसमें कोलेजियम सिस्टम है, इट इज ओपेक बॉडी, इट शुड बी स्लाइटली अमेंडेड या चेंज या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको NJAC, जहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव शुड बी देयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। हाउएवर द मेजॉरिटी वुड रिसाइड विद द जजेस अलोन। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, रूलिंग्स ऑफ द कोर्ट और फिर इतने टाइम लगते हैं पेंडेंसी ऑफ द केस जो कम करने के लिए बात होता है। तो एक एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन फंड का बात होता है, लेकिन ओवरऑल बाकी सब एरिया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो वो सब, चाहे वो डीकोलोनाइजेशन का बात हो इन द लॉज, यूज ऑफ थर्ड लैंग्वेजेस इन इंटरप्रिटेशन, नेपोटिज्म इन कोर्ट, उसको रिड्यूस करें। We have taken this one CCPA 2019 एक्ट कंज्यूमर। तो अगर पूछा जाए मानसी कि सेंट्रल हम्म। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंडिया में, अगर ये क्वेश्चन आ रहे तो तो इन शॉर्ट एंटीसिपेट। ऑब्जेक्टिव, हाँ, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट ही होता है। जैसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इसमें एक ये पार्ट हो गया, या जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है उस कॉन्टेक्स्ट में लेके चल सकते कि और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मैं वो सोच रही हूँ। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एग्जाम्पल तो मिल जाएगा CCPA का। ऑब्जेक्टिव अगर बोले, पहला
नाम और है जैसे सेंट्रल एंटी कंज्यूमर। प्रॉफिटेरिंग मेजर्स नहीं होने चाहिए, जैसे जीएसटी का हमने देखा था, एंटी प्रॉफिटेरिंग नहीं होने चाहिए, होर्डिंग नहीं होना चाहिए, फूड अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इसमें बात करेंगे, अगर मैं इसमें बोलूंगा तो इसमें डिराइव करना आंसर। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बात करेंगे पहला कि कंज्यूमर वेलफेयर राइट्स के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर शुड हैव द राइट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। कंपनीज कंपनी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट हार्मफुल है नहीं है, उस पर लेबल होना चाहिए उसका। चौथा, कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जैसा आपने बताया कि क्रिएट करना करना चाहिए था, ऐसा नहीं कि आप कुछ और बेच रहे हो और कुछ और प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, तो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। पांचवा, डार्क पैटर्न का बात आता है कि ऑटोमेटिकली आपका सब्सक्राइब हो जाता है उस पर डील करने के लिए। छठा, देयर शुड बी अपील कोर्ट फॉर द कंज्यूमर, कि अगर इनसे सॉल्व नहीं होता है तो अपील कर सकते हैं। और ग्रीवेंस रिड्रेसल सिटीजन मैकेनिज्म। सेंट्रिक मैकेनिज्म होना चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्या फोटो क्लिक करिए और डायरेक्टली ग्रीवांस दे दिए, आपको कॉल आ जाएगा, फिर आप पेनल्टी लगा सकते हो लोकल। तो सीसीए पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तो इट इज अ थर्ड टियर बॉडी। सेंट्रल होंगे, स्टेट होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे। डिस्ट्रिक्ट का ही कुछ होता है, कितने लाख तक कर सकते हैं, स्टेट आई थिंक करोड़ में कर सकते हैं, और सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज्यादा कर सकते हैं वो। उसके बाद फिर इट इंश्योर्स कंप्लायंस ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द बिजनेस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर बिजनेस एथिक्स को प्रमोट करते हैं कि सही प्रोडक्ट होना चाहिए, सच सही होना चाहिए, कस्टमर कस्टमर कंज्यूमर इज अ किंग, उस पर चलना चाहिए ओवरऑल। आप जो भी कस्टमर रिलेटेड ग्रीवांस हो, आपके पास एक बॉट सिस्टम होना चाहिए, आप कॉल करके पूछिए क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, हर चीज ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। आई थिंक मतलब ये एंटिसिपेट कर सकते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। उसके कंज्यूमर अलावा वेलफेयर फंड भी है। हम्म फंड, विजिलेंस इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए जैसे हाँ, ब्यूरो जागो ऑफ इंडियन ग्राहक स्टैंडर्ड्स जागो, हो गया। ये था ना, जागो जागो हाँ ग्राहक जागो। जागो। ओके। हाँ, ये इसके अंदर ही है। ठीक। नाउ डिस्कस दिस वन, चारबाग पोर्ट सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में एक फैक्ट है जो मुझे याद है, कि अगर बोलेंगे एससीओ, संघाई को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इन, उसका कैपिटल संघाई में, हेडक्वार्टर। हाँ। और उसमें कौन कौन से कंट्री है? इंडिया है, चाइना है, रशिया है, और हाल फिलहाल हाँ, में इंडिया जा रहा है तो पाकिस्तान में हुआ 2017 में, ईरान भी हम्म अभी ऐड हुआ है। और पहले के चार कंट्री, किर्गिस्तान और चार चार तजिकिस्तान भी है। कंट्री, बस एक कंट्री नहीं है, याद रखना, तुर्कमेनिस्तान नहीं है उसमें, नहीं है, हाँ। बाकी सब कंट्री। किर्गिस्तान और तजिकिस्तान है जो बॉर्डर किर्गिस्तान, स्मॉलर है। कजाकिस्तान, डेलीगेट आते हैं लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है, वो सर्च करना है, लिखा होगा कैसे यहाँ पर। नहीं, वैसे मेंबर नहीं है, जो फिर फुल टाइम मेंबर होता है। नहीं है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान भी है, हाँ, तुर्कमेनिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, हाँ बोले ना, चार कंट्री है सिर्फ, वो नहीं। हाँ, हम्म, उज्बेकिस्तान भी है। वही। तुर्कमेनिस्तान। हाँ, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये है, बस तुर्कमेनिस्तान नहीं है। हम्म पोल बॉन्ड ऑर्डर, अदर मोदी गवर्नमेंट पॉलिसी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, कहाँ तो ये पता होना चाहिए, आधार कार्ड 2016-17 में आया, इट इज अंडर मिनी बिल और नॉट, इस पर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो इट कैन बी कंसिडर। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज फॉर easier access to the citizenship, find citizenship from 11 years to 5 years, 5 years में जो भी रेफ्यूजीज वहाँ के सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटी, लेकिन वहाँ के माइनॉरिटी तो मुस्लिम्स एक्सेप्ट मुस्लिम और कैन, तो बाकी लोग के लिए था। तो उन्होंने चैलेंज किया था आर्टिकल 14, क्योंकि मुस्लिम क्यों नहीं है उसमें। तो इसमें डिफाइन क्लियर किया था कि ओनली अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। एब्रोगेशन नंबर 370 इन 2023, इट हैज अपहेल्डेड, इट वाज ब्रॉट बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उसको रिमूव भी किया गया। और लॉन्ग टर्म में इंडिया इंडिया में हमेशा से जब जम्मू कश्मीर वाज पार्ट ऑफ इंडिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ आर्टिकल, तो कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। आर्टिकल 370 कुछ है ही नहीं, कि वो एड ऑन था, एक तरह से एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसको, वो जोड़ता नहीं था जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, ये एक तरह का अपील किया था। कंट्रोल ऑफ एनसीटी गवर्नमेंट,
उसमें बोला गया कि जो सीएम वो द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द एनसीटी, नॉट द एलजी, 2018 में। लेकिन 2023 में देयर वाज अ अमेंडमेंट जिसने बोल दिया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। गवर्नर ऑफ द एनसीटी दिल्ली इज गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये अमेंडमेंट आया था 2023। एनजेएसी में बात किया गया, इट वाज स्ट्रक डाउन ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बाय द एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट इनटू द जुडिशरी। एनजेसी बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द जुडिशरी एज अपोज टू कॉलेजियम सिस्टम राइट नाउ। फार्म लॉस, 3 फार्म लॉ था उसके अंदर में, प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स, प्राइस एश्योरेंस के लिए फार्मर सर्विस बिल। इट वाज पास्ड बट आफ्टर द प्रोटेस्ट दिल्ली 2020 में रेड फोर्ट प्रोटेस्ट के बाद फिर इट वाज रोल बैक। अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना यह था कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द ईसी should be made more objective and transparent by inclusion of the CJI into the appointment committee। लेकिन अभी जो एक्ट पास हुआ उसमें उनका रोल ही नहीं है, वापस से सेम ही है कि पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड एनी अदर यूनियन मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द पीएम। एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द सीबीआई एंड ईडी एंड सीबीआई चीफ, तो बार बार एक्सटेंशन किया गया था, एक एक साल, 1 ईयर 3 टाइम्स सीबीआई के। मतलब 60 साल हो गया तो अब रिटायर होना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको लगातार किया तो उस पर क्वेश्चन उठा। फिर डीमोनेटाइजेशन की 2016 में आया था, तो 4:1 में द सुप्रीम कोर्ट had upheld the validity of the center decision on the demonetization। तो वो उसके बाद पावर है, सेंटर के पास पावर है कि वो डिमोनेटाइज कर सकते हैं नोट्स को। तो ऐड करना। नहीं आशिक, अब तो कोई पॉइंट नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी है, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। Now coming to the sports page, hockey coach Fulton vision of the control of the chaos, never ending dream। हॉकी इंडिया में क्रेग फोल्टन कोच। हॉकी जैसे उनका रोल बढ़ते जा रहा है वर्ल्ड वाइड में, तो इनका भी एक रोल। कैसे काम करते हैं, मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, जिक्सॉ पजल पजल जैसे सॉल्व करते हैं, राइट प्लेस राइट कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। मनप्रीत सिंह जैसे। हाँ, हरमनप्रीत सिंह इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, मेंस ऑनेस्ट हॉकी। इन असेसमेंट, असेसमेंट ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, आप गलती स्वीकार करिए, टैक्टिकल ट्विक करिए, उससे बात होता है। गाइडेंस, इंडियन हॉकी इज इमर्जिंग ऑन जर्नी टुवर्ड्स द एम्ब्रेसिंग कंट्रोल, strategic play, disciplined defending, focus on ball retention। India aims to redefine identity on the international stage। तो फोल्टन का बहुत बड़ा रोल है विद रिस्पेक्ट टू द हॉकी इन इंडिया। क्रेग फोल्टन, एक बार देख लो बस। कंट्रोल मतलब क्या होता है, बॉल अपने पास ही होना चाहिए, उसको बोलते कंट्रोल। कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। पीवी सिंधु विल प्ले डबल वर्सेस जापान बीएटीसी। तो ज्यूरल स्टोरी, मदर पॉन्ड ज्वेलरी टू बाय हिम क्रिकेट किट। ध्रुव जुरल जो खेलेंगे थर्ड टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड राजकोट से, 23 ईयर्स के, आगरा। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल ऑल्ट्रुइज्म जिसको बोलते हैं वो फोकस करता है बाय द मदर। इसमें कोई प्योरिटी है, सेल्फलेस सर्विस, पैसा नहीं लेकिन ज्वेलरी आप दे दिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन एक और एक वर्ड है जो एथिक्स में आएगा, नेपोटिस्टिक इगोइज्म। लेकिन ये सबके लिए नहीं कर रहे, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं।
कि ज्वेलरी को आप रख करके आप, तो इसका एक आता है। बट वो सक्षम भी तो होनी चाहिए सबके लिए करने के लिए। नहीं, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें। नेपोटिस्टिक इगोइज्म कि आप खुद से आप, नेपोटिस्टिक ऑल्ट्रुइज्म, सॉरी इगोइज्म नहीं, ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म कर ही रहो, खुद को छोड़ के बाकी लोग के लिए करो, लेकिन नेपोटिस्टिक है वो अपने परिवार में। परिस्थितियों के अनुरूप ढलना सहम, मनप्रीत, हरमनप्रीत। ये क्रिकेट की कैप्टन है, महिला क्रिकेट। परिस्थितियों के अनुरूप ढलना अहम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से इंसान को ढलना चाहिए, उससे अपना जो कोर आइडियाज है वो बाहर निकल के आते हैं। कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट वो बढ़ता है। चेंज द ओनली कॉन्सेंट, ट्रू। अनाबेल ने महिला टेस्ट इतिहास सबसे तेज दोहरा शतक जोड़ा। अनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की। शुभ्रांशु सेनापति की सेंचुरी गार्ड, उड़ीसा। ठीक, we have completed. Thank you everyone. We will take up new set of articles for healthy discussion and debate, so that we can use that points in our daily answer writing due to the answer.